नोबल ऑनलाइन क्लासेस दातारामगढ़ में आपका स्वागत है। इतने दिन तो केवल 11th और 12th की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। आज अपन 10वीं की भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप घर बैठ के हमारे चैनल में जितने भी वीडियो है या स्कूल के जितने भी वीडियो है अपन यहाँ अपलोड कर रहे हैं वो आप देखेंगे और हमारी मेहनत का आप भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे। 10वीं की फर्स्ट इकाई का आज अपन एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी एक्चुअली तौर पर होती क्या है कि जनक से जो संतति में जो लक्षण जाते हैं उनका जो अध्ययन है वो आनुवांशिकी में किया जाता है। तो इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले अपन 3 परिभाषा पढ़ेंगे। पहले है आनुवांशिकी, जिसको अपन आनुवांशिक विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी या आनुवांशिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों के संचरण का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों की संचरण का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक विज्ञान कहलाती है। अब सबसे पहले जो ये आनुवांशिक शब्द है, आनुवांशिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहली परिभाषा होगी अपनी आनुवांशिकी की। दूसरी है आनुवांशिक लक्षण। अब आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? कहने का मतलब माता पिता से जो लक्षण संतति में जाते हैं उनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो परिभाषा क्या पढ़ेंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले या स्थानांतरित लक्षण हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी एक पीढ़ी है, यानी माता पिता से जो लक्षण संतान में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। इसके बाद तीसरी परिभाषा अपने पास रह गई है, वो है आनुवांशिकता की। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? कि लक्षणों का यानी आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकता को ही वंशागति लक्षण कहा जाता है और इसका अध्ययन सर्वप्रथम स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकता जो शब्द है उसका प्रयोग है वो स्पेंसर ने किया था।
इसके बाद देखो जो अपना अगला टॉपिक है, आनुवंशिकता पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, लेकिन सबसे सटीक और सबसे अच्छे निष्कर्ष है वो मेंडल के थे। इस कारण मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद में इनका जो जीवन परिचय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मेंडल का जीवन परिचय बताइए। तो आज अपन मेंडल का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मेंडल, पहले इसका जन्म, तो इसका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनड्रोफ ग्राम के सिलिशियन ग्राम में हुआ था। दूसरा टॉपिक है पादरी का पद। तो अक्टूबर 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में पादरी का पद ग्रहण किया। इसके बाद है इनकी संकरण की प्रयोग। इन्होंने चर्च में जो उद्यान था उस उद्यान में उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम पर 7 वर्ष 1856 से लेकर 1863 तक अपने संकरण के प्रयोग किए। मेंडल ने उद्यान में स्थित उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर 7 वर्ष 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए। संकरण के प्रयोग करने के पश्चात 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। सन 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपने शोध पत्र स्थापित किए। अब जो ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इन्होंने 1866 में जो इनके प्रयोग थे, इनके प्रयोगों को अपनी जो वार्षिका होती है उस वार्षिका में पादप संकरण प्रयोग शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया। 1866 में सोसाइटी ने इनके प्रयोगों को पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किए।
इसके पश्चात मेंडल की जो मृत्यु है वो 6 जनवरी 1884 में चिरकाल वक्रशोथ रोग के कारण हो गई थी। मृत्यु 6 जनवरी 1884 में चिरकाली वक्रशोथ रोग से हुई थी। अब जो बोर्ड की एग्जाम से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आने वाला है कि जो मेंडल थे उनके प्रयोग ही सबसे अच्छे साबित क्यों हुए, तो उसके कारण है कि मेंडल ने कौन से पौधे का चयन किया, कौन कौन से कार्य किए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है और बोर्ड की एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है। अपने पास क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडल की सफलता के कारण, क्वेश्चन मोस्टली लगा सकते हो आप। मेंडल की सफलता के कारण पहला मोस्टली कारण क्या होता है कि मेंडल ने पौधे का चयन है वो सावधानी पूर्वक किया। पौधे बहुत सारे थे, लेकिन उन बहुत सारे पौधों में मेंडल ने केवल सभी पौधों पर अवलोकन करके केवल उद्यान मटर जो पायसम सेटाइवम है उसका प्रयोग किया। तो पहला जो मुख्य चर्चा वाला बिंदु है वो है कि मेंडल ने पादप का अध्ययन या पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। दूसरा उनकी सफलता का कारण था मेंडल ने केवल एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण है मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी प्रयोग किए उन प्रयोगों का सांख्यिकी विश्लेषण किया। कितने पौधे लंबे प्राप्त हुए, कितने बोने प्राप्त हुए, कितने संकर लंबे प्राप्त हुए। तो तीसरा कारण था मेंडल ने अपने प्रयोगों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। अब जो अगला टॉपिक है वो है कि अपने मेंडल ने मटर के पौधे का तो चयन कर लिया, लेकिन मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया, तो उस पर अपन देखते हैं कि मटर के पौधे में क्या क्या विशेषता पाई जाती है जिसके आधार पर मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। तो अगला जो अपना है मटर के पौधे चयन के कारण। पहला कारण देखो, मटर का जो पौधा होता है वो एक वर्षीय शाक होता है। एक शाक पौधा किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई 3 से 4 फुट होती है। तना है वो कैसा होता है, कोमल होता है। तो पहला कारण था कि जो मटर का पौधा होता है एक वर्षीय शाक होता है और एक ही वर्ष में उसकी अनेक पीढ़ियों का यानी 2 से 3 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला कारण था मटर का पौधा एक वर्षीय शाक है, एक वर्ष में इसकी 2 से 3 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
कि जो मटर का पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी किसे कहते हैं? ऐसा पादप जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। और मटर का पौधा है वो कैसा होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है, जिसके कारण उसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से करवाई जा सकती है। दूसरा देखो, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, जिसके कारण इसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से करवाई जा सकती है। अब अपने पास आया है स्वपरागण। तो जो अपने पास परागण है वो दो प्रकार का होता है। पहले तो परागण किसे कहते हैं? परागण होता है किसी पुष्प की जो वर्तिका होती है, ठीक है, उस पर किसी पुंकेसर का आना है, वो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और परागण अपने पास कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। एक हो गया स्वपरागण और दूसरा हो गया परपरागण। अब स्वपरागण किसे कहते हैं? स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी किसी पुष्प के पुंकेसर का उसी पुष्प की वर्तिका पर जाना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण किसे कहते हैं? यानी किसी पुष्प के पुंकेसर का या तो उसी पुष्प के दूसरे जो फूल होता है उस पर या दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर जाना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। और परपरागण की क्रिया कीटों के द्वारा, जल और वायु के द्वारा की जाती है। तीसरा देखो, तीसरा कारण क्या है? मटर के पौधे के चयन का तीसरा कारण क्या है? कि जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे में कोई भी अगर किसी भी लक्षण में विभिन्नता उत्पन्न होती है, किसी भी लक्षण में चेंजिंग होती है, तो उस चेंज को आसानी से देखा जा सकता है। तो मटर के पौधे में विप्रेयसी लक्षणों को आसानी से देखा जा सकता है। और लास्ट है, चौथी है, चौथा कारण है विपुंसन क्रिया, यानी कृत्रिम विधि के द्वारा उस पुंकेसर को उसके स्त्रीकेसर पर डालना क्या कहलाता है? विपुंसन क्रिया कहलाता है। तो विपुंसन क्रिया द्वारा कृत्रिम परागण, विपुंसन क्रिया द्वारा कृत्रिम परागण करवाया जा सकता है। कृत्रिम परागण करवाया जा सकता है। तो ये अपने जो मेंडल ने जो मटर के पौधे का चयन किया, इसके मुख्य लक्षण है, पहला, मटर का पौधा है 1 वर्षीय शाक है तथा 1 वर्ष में इसकी 2 से 3 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, जो मटर का पौधा होता है वो कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, अर्थात उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से करवाई जा सकती है। तीसरा गुण है, जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे में जो विप्रेयसी लक्षण हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है। और चौथा कारण है, विपुंसन क्रिया द्वारा उसका कृत्रिम परागण किया जा सकता है। अब जो मेंडल थे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 लक्षणों को चुना। अब वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। यहां मैं क्रम संख्या, ठीक है, यहां लक्षण, ये प्रभावी लक्षण, ये हो गए अप्रभावी लक्षण। पहला लक्षण लिया पादप की लंबाई। पादप की लंबाई, अब पादप आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक बोना होता है, एक लंबा होता है। तो यहाँ लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है और बोना है वो अप्रभावी लक्षण है।
दूसरा उन्होंने लिया पुष्प की स्थिति, जो प्रभावी है वो होगी कक्षीय और अप्रभावी होगी वो अग्रस्त यानी अंतिम छोर पर लगना। तीसरा उन्होंने लिया पुष्प का रंग। पुष्प का रंग दो प्रकार का था, बैंगनी प्रभावी और सफेद अप्रभावी। चौथा था परिपक्व फली का आकार, प्रभावी होता है गोल और अप्रभावी होता है संकीर्णित। पांचवा लक्षण है अपरिपक्व फली का रंग, हरा या पीला। छठा लक्षण है बीज का आकार। बीज का आकार होता है या तो गोलाकार या होता है झुर्रीदार। और अपना अंतिम जो उन्होंने लक्षण लिया था वो है बीज का रंग। प्रभावी होता है पीला, अप्रभावी होता है हरा। इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों को चुना और इन 7 लक्षणों पर उन्होंने अपने अलग अलग प्रयोग किए। पहला है पादप की लंबाई, लंबापन और बोनापन। लंबा है वो प्रभावी लक्षण है और बोना है वो क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। दूसरा पुष्प की स्थिति कक्षीय और अग्रस्त। यहाँ जो कक्षीय है वो प्रभावी है और अग्रस्त है वो क्या है, अप्रभावी है। इसके बाद है पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद। परिपक्व फली का आकार गोल है या संकीर्णित है, सॉरी यहाँ आएगी फुली हुई। और दूसरी है संकीर्णित। तीसरा है अपरिपक्व कली का रंग हरा या पीला। उसके बाद बीज का आकार गोलाकार या झुर्रीदार और सातवां है बीज का रंग पीला या हरा। इसके बाद देखो मेंडल ने अपने प्रयोग दे दिए। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने अपन उसके जो प्रयोग है उनको अपनी वार्षिका में लिख दिया। इसके पश्चात भी उनके प्रयोगों को कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई। 35 वर्षों के पश्चात 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रेलिया के इरिक वॉन शेरमक, जर्मनी के कोल कोरेंस और ऑस्ट्रेलिया के इरिक वॉन शेरमक। इन्होंने जो मेंडल थे, मेंडल के जो नियम थे अलग अलग देशों में अपने अपने देशों में सेम टू सेम उनके निष्कर्षों के आधार पर अपने प्रयोग दिए। इसके बाद मेंडल ने जो अपने प्रयोग है उन प्रयोगों के लिए 10 से 15 शब्दावली दिए, जिसमें मोस्टली अपन जो ऊपर की 10 शब्दावली पढ़ेंगे वो ज़्यादा मोस्टली है। पहली शब्दावली उन्होंने नाम दिया था जीन। जीन के बारे में उन्होंने क्या बताया था कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले आनुवांशिक कारक उनको क्या कहते हैं, आनुवांशिक रचना को जीन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित व संचरण करने वाली आनुवांशिक इकाई होती है। इन आनुवांशिक इकाइयों को मेंडल ने नाम दिया कारक और जॉनसन ने नाम दिया जीन। जो आगे का टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।